प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड से कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है आपका रस। क्या है? रस। तो रस के बारे में आइए देखते हैं। रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जैसे जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, उससे हमारे मन में, हमारे हृदय में जो आनंद की सहानुभूति होती है, अनुभूति होती है, वही क्या है? रस है। यानी किसी कविता को देखने, किसी कविता को पढ़ने, किसी नाटक को देखने से दर्शक या पाठक के मन में जो आनंद होता है, वही क्या है? रस है। इस प्रकार परिभाषा हो जाएगी रस की। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम, जो है परिभाषा। रस की परिभाषा हो जाएगी किसी कविता को पढ़ने, या नाटक को देखने, किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से पाठक का मतलब पढ़ने वाला, पाठक का मतलब पढ़ने वाला, पाठक या दर्शक दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, वह रस कहलाता है। यानी जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, उससे हमें जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या है? रस है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। परिभाषा हो गई, किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। इसके बाद आता है रस के अंग। इसको जो है अवयव भी कहते हैं। अवयव अर्थात रस के अंग या रस के अवयव। इसके 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव। दूसरा होता है अनुभाव। स्थायी भाव, अनुभाव, और तीसरा है विभाव। चौथा संचारी भाव। इसको जो है व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि रस के जो है कितने अंग होते हैं या रस के कितने अवयव होते हैं, तो जान लीजिए आप आज से, रस के जो है 4 अंग या 4 अवयव होते हैं। कितने? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो रस के कितने अंग हो गए? 4 हो गए। एक चीज और, रस को जो है
इसको जो है स्टार बना के या पॉइंट बना के लिख लेंगे। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? रस को कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो रस जो है मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। लेकिन आपके कोर्स में यानी कक्षा 10 में, हाई स्कूल में, आपको जो है केवल 2 रस पढ़ने हैं। पहला करुण रस और दूसरा पढ़ना है आपको हास्य रस। आपके कोर्स में केवल 2 ही रस हैं। इसी पे जो है आपको फोकस करना है। इन्हीं 2 रस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं 2 रसों में से आपको एक रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। और ये आते कितने? 2 नंबर के। कितने नंबर के? 2 नंबर के। यानी इसको तैयार कर लिए तो आपका 2 नंबर पक्का हो गया। आइए अब इसके बाद जो है करुण रस की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण देखिए। हास्य रस तो इसका स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास। हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव होता है। इसकी परिभाषा होती है विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अर्थात तीनों के मिलने से पूर्णता को प्राप्त होने वाले हास नामक स्थायी भाव से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं। यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये जब क्या होते हैं आपस में चारों मिल जाते हैं तो क्या हास नामक स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। देखिए यह एक ऐसी परिभाषा है, आप इसको सभी रसों में लिख सकते हैं। कोई भी रस हो, सभी रसों में सेम एक ही परिभाषा आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेम परिभाषा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले, इतना आपको लिखना होगा। इसके बाद क्या करना है? जहां स्थायी भाव है इसी को आप बदल दीजिए, तो हम जैसे सभी रसों में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले, इतना आपको लिखना होगा। इसके बाद क्या करना है? यह क्या है आपका? हास क्या है? स्थायी भाव है। इसको बदलेंगे तो रस क्या होगा आपका? ये बदल जाएगा। जैसे हास है, हास किसका स्थायी भाव? हास रस का है। तो हास नामक स्थायी भाव से उत्पन्न रस को हास रस कहते हैं। अगर मान लो इसी को जो है बदलना हो तो स्थायी भाव में बदल के मान लो शोक कर दें। क्या कर दें? शोक कर दें, तो ये रस जो है आपका ये हो जाएगा करुण रस। आपको कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं करना है। जिसका स्थायी भाव लिखेंगे वही रस हो जाएगा। परिभाषा सेम आप सभी रसों में, 9 रसों में आप लिख सकते हैं।
आइए इसका उदाहरण देखते हैं। हास रस का उदाहरण है। पहला उदाहरण देखिए, बहुत ही आसान उदाहरण। हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल। तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, खरबूज जैसे गाल। यानी इसकी एक और परिभाषा होती है हासरस की, जब किसी व्यक्ति की जो है उसके चेहरे को देख करके, उसके विकृत रूप को देख करके मन में क्या होता है, हंसी आ जाती है, यानी हमारे अंदर हास्य उत्पन्न होता है, यानी हास नामक हंसी आती है, वहां क्या होता है हास। जैसे हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। अगर इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे तो हमको हंसी आएगी, निश्चित है आएगी। तो वहां क्या हो जाएगा, जिस चीज को पढ़ने या देखने से जो है हास उत्पन्न हो, वहां हास रस होता है। आइए उदाहरण देखते हैं इसकी। शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। शीश पर क्या हंस रहा, गंगा हंस रही है। भुजन, भुजंगा, भुजंग मीन सर्प, यानी भुजाओं में क्या हंस रहे हैं, सर्प हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, यानी हंसी को ही दंगा हो गया कहां, नंगा के विवाह में। यह पंक्ति जो है भगवान भोलेनाथ अर्थात शंकर जी के लिए प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसमें कौन सा रस है, हास रस है। जहां पर हंसी आ जाए, किसी चीज को देख करके या किसी चीज को पढ़ करके अगर हंसी आ रही है, हमारे अंदर हमारे मनोभाव में हास उत्पन्न हो रहा है, तो वहां हास रस होगा। बात समझ में आई। दो उदाहरण है, जो भी उदाहरण आपको सबसे आसान लगे आप एक उदाहरण याद कर लीजिए। और हास जिसका स्थायी भाव वही रस, सेम परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आएगा और एक निश्चित है, यानी 100% 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको कंफर्म कर लीजिए, एकदम विधिवत याद कर डालिए। आइए अगला रस देखते हैं, करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, अर्थात जहां दुख प्रकट हो, जहां पर शोक हो, वहां करुण रस होता है। हमने आपको अभी पहले बताया कि आप परिभाषा सेम, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले क्या लिखेंगे, स्थायी भाव क्या है, शोक। यहां हम लिख देंगे शोक। शोक नामक स्थायी भाव से उत्पन्न रस को क्या कहेंगे, अगर स्थायी भाव शोक है तो किसका स्थायी भाव, करुण रस का। तो शोक नामक स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होगा, करुण रस होगा। यहां हो जाएगा करुण रस। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले शोक नामक स्थायी भाव से उत्पन्न रस को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, एक खग मृग, एक खग मृग, ए मधुकर श्रेणी, ए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए सीता मृगनयनी, आइए इसका अर्थ जानते हैं। अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कौन सा इसमें रस है। देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी यह चौपाई जो है उस समय की है। तुलसीदास जी ने लिखा है जब सीता का हरण हुआ था और राम सीता को जो है खोज रहे थे, तो वह क्या किससे पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी खग मीन्स पक्षी, मृग मीन्स हिरण, मधुकर मीन्स भौरे। राम जो है किनसे पूछ रहे थे, खग अर्थात पक्षी से, मृग से और भौरों से पूछ रहे थे कि तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी मृग जैसी आंखों वाली सीता को तुमने कहीं देखा। कौन सा भाव आया, राम उस समय किस भाव में थे, दुख था उनके पास ना, क्योंकि सीता का हरण हुआ था। तो क्या था, शोक आया, जहां दुख है वहां शोक है, इसलिए इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। एक चीज और, एक शब्द आया हमारा मृगनयनी, इसमें जो है आप लोग बताएंगे कौन सा समास है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कौन सा समास है। इसके पहले हमारी समास की वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप उसको देखिए या देख चुके होंगे। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो बात समझ में आई कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी छोटा सा उदाहरण है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। बात समझ में आई होगी अर्थ जान करके कि अवश्य स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ क्या है, दुख है, जहां दुख है वहां शोक है, इसलिए इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। आइए और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है इसका और, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। ये हो गया हमारा उदाहरण कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। आइए इसका भी अर्थ जान लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग अर्थात सर, क्या खोए, मणि खोए। जिस प्रकार मणि के खो जाने पर एक सर्प क्या करता है, फंसा पटक रही थी शीश, अर्थात क्या करता है, फन पटक पटक कर क्या करता है, विलाप करता है, रोता है, तड़पता है। और जननी शीश, तो शब्द आए हैं। यह उदाहरण जो है जब श्रवण की मृत्यु हुई थी, इसमें दर्शाया गया है कि जब श्रवण की मृत्यु हुई थी तो श्रवण की माता अपना जो है शीश पटक पटक कर जो है रो रही थी, विलाप कर रही थी। किस तरह विलाप कर रही थी, जिस प्रकार मणि के खो जाने पर एक सर्प, एक भुजंग क्या करता है, विलाप करता है, फन पटकता है, रोता है, बिलखता है, उसी प्रकार जो है श्रवण की मृत्यु हो जाने पर उनकी माता उसी फन के समान अपना शीश पटक करके अपना दुख प्रकट कर रही थी। इसलिए इसमें क्या है, करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस। एक चीज और, भुजंग सी जननी और फंसा, भुजंग सी जननी फंसा, इसमें आपको जो है कमेंट करके बताना है कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।